स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, जो कि है सॉलिड स्टेट। और यहाँ पर सॉलिड स्टेट ठोस प्रावस्था का ये थर्ड पार्ट है और इसके पहले हम 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। आपने यदि उनको नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर चैप्टर को हम उसी प्रकार से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और आज हम क्या इसके अंदर देखने वाले हैं देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे जो हमारा क्रिस्टल है उसके बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्रिस्टल जालक और एकक जो कोशिका होती है, जिसे हम यूनिट सेल्स भी कहते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, क्रिस्टल जालक को समझने के लिए हमने थोड़ा सा यहाँ पर 2 डायग्राम का प्रयोग किया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके अंदर क्रिस्टल जालक को हम कैसे समझें कि क्रिस्टल जालक क्या चीज़ होती है। तो देखिए, जिस प्रकार से हम अपने घरों के अंदर टाइल्स लगाते हैं, फर्श को ढकते हैं और उसके लिए हम टाइल्स का प्रयोग करते हैं। तो टाइल्स को हम क्या है कि जो भी टाइल्स लगाते हैं, जैसे कि एक टाइल्स हमने यहाँ पर लगा दिया, फिर उसी के बाद में हम दूसरा सेम उसी पैटर्न में उसके आगे लगाते हैं, फिर उसके बाद में अगला उसके आगे लगाते हैं। तो इस प्रकार से हम टाइल्स से हमारे फर्श को कवर करते हैं। अब यदि हम देखते हैं तो जो टाइल्स है, जैसे यहाँ पर मैंने 2-3 उदाहरण चित्र बना दिए इनके। तो यहाँ पर अब उनकी बनावट पर मत जाइएगा कि टाइल्स का आकार तो ऐसा नहीं होता है। तो आपको एक मानना है, सिर्फ एक उदाहरण है आपके लिए। तो यदि हम देखते हैं तो जैसे हम टाइल्स के जो किनारे होते हैं, वहाँ पर कुछ बिंदुओं पर यदि हम गौर करते हैं तो ये जो बिंदु हैं, ये उस टाइल्स की जगह या उसकी जो भी माप है उसके स्थान पर ये कुछ बिंदु जो हैं ये हम देख पा रहे हैं। अब ऐसे ही बिंदु को यदि हम देखते हैं, बहुत सारे बिंदु ऐसे हो सकते हैं, तो बस यही जो बिंदु होते हैं इन्हें हम आकाशीय जालक नाम दे देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक ढांचा है, एक काल्पनिक ढांचा है जो इस प्रकार से यहाँ पर मौजूद होता है। अब ये जो बिंदुओं का आकार होता है, क्या बिल्कुल ये हमेशा इसी प्रकार का ही होता है? तो आप इस डायग्राम के अंदर देखते हैं, इसके अंदर थोड़ी सी इनका जो पैटर्न, इनकी जो व्यवस्था है वो दूसरे प्रकार से है। आप यहाँ देखेंगे तो ये बिल्कुल सभी जो हैं एक ही सीध में हैं, एक ही लाइन के अंदर हैं। और इस टाइप से भी देखते हैं और इस साइड से भी देखते हैं तो भी। परंतु आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये जो बिंदु हैं ये एक सीध में है और उसी के बाद में ये जो दूसरे हैं ये कुछ अलग हैं। फिर वापस यही पैटर्न लागू हो रहा है, फिर ये पैटर्न लागू हो रहा है। तो यहाँ पर हम 2 डिफरेंट पैटर्न को देख पा रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सभी जालक एक जैसी ही संरचना वाले हों। तो यहाँ पर इन दोनों डायग्राम को दिखाने का मतलब है कि जालक जो होते हैं वो अलग अलग संरचनाओं वाले, अलग अलग पैटर्न वाले होते हैं। चलिए, अब ये जो जालक होते हैं, जालक जो संरचना बनती है वो इन बिंदु, जिनको हम जालक बिंदु भी कहते हैं। अब ये जालक बिंदु जो हैं अवयवी कण, परमाणु, अणु कुछ भी हो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस जालक की कुछ विशेषताएं होती है। तो जालक का जो प्रत्येक बिंदु होता है उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहते हैं जालक बिंदु। अब सीधे सीधे आप जालक का मतलब यूं समझ लीजिएगा कि जैसे हम जाल देखते हैं, तो अब जाल जो होती है वो इस प्रकार से होती है और जाल के अंदर ये जो पैटर्न होता है ये फिर आगे बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर जैसे जहाँ जाल के बिंदु एक दूसरे को काट रहे हैं, यहाँ पर ये जालक बिंदु है हमारे, और इन्हें हम जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं। अब जो जो संरचना बन रही जाल जैसी, बस इसी को नाम दे दिया जाता है जालक। इसे हम लैटिस भी कहते हैं। अब देखिए, आगे अगले पॉइंट की बात करते हैं। जालक का जो प्रत्येक बिंदु होता है ना, वो एक अवयवी कण को निरूपित करता है। अब आप चाहे इस बिंदु की बात करें यहाँ पर, या इस जालक के अंदर किसी भी बिंदु की बात करें, या मैंने जो एक काल्पनिक जाल बनाया है इसकी बात करें यहाँ पर, तो ये जो अवयव बिंदु हैं ये अवयवी कण को निरूपित करते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप जालक का कोई भी कण मान सकते हैं, और वो कण चाहे परमाणु हो, अणु हो, या फिर कोई भी आयन हो। अब वो आयन भी हो सकता है या कोई भी अणु भी हो सकता है। तो ये उसके
अवयवी कण को निरूपित करता है। चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं। जालक बिंदुओं को जब हम सीधी रेखा के द्वारा जोड़ देते हैं। अब देखिए जहां पर ये जो बिंदु हैं, यदि इन्हें आप सीधी रेखा से मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, ये है ना, तो जब इन्हें आप जोड़ देंगे तो यहाँ पर ये जालक की ज्यामिति को व्यक्त कर देते हैं, है ना। जब हम इन्हें जोड़ देंगे तो जोड़ने से क्या होगा, जालक की ज्यामिति उससे व्यक्त की जा सकती है। अब देखिए जब आप इन सारे बिंदु को जोड़ देंगे तो ये जो संरचना है ना, ये बिल्कुल जाल के जैसी ही संरचना बन जाती है। हालांकि हर जालक, हर क्रिस्टल जो होता है उसकी संरचना अलग अलग हो सकती है, निश्चित नहीं कि इसी प्रकार का जाल बने। तो यहाँ पर सिर्फ हमें जालक का मतलब समझना है कि इस प्रकार से अवयवी जो कण होते हैं, बिंदु होते हैं, उनकी एक ज्यामिति आकृति हुआ करती है। चलिए आगे देखते हैं। अगले पॉइंट की बात यदि करते हैं यहाँ पर, तो जो क्रिस्टली ठोस होता है उसका मुख्य अभिलक्षण जो होता है वो उसके अवयवी कणों की एक नियमित और पुनरावृत्त पैटर्न होती है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर अब जालक की हम परिभाषा क्या दें, तो यहाँ पर जालक की ये परिभाषा है। तो अब जालक कहाँ पर बनता है, जो क्रिस्टली ठोस होते हैं उनके अंदर, और उसी के अंदर हम देखते हैं कि उसके जो अवयवी कण होते हैं ना, उनका एक रेगुलर पुनरावृत्त पैटर्न होता है। मतलब कि उसके जो अवयवी कण होते हैं उनका एक ऐसा नियमित पैटर्न जो कि रिपीट होता रहता है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर एक अवयवी कण है तो उसी सेम डिस्टेंस पर यहाँ पर होगा, सेम डिस्टेंस पर यहाँ पर होगा, सेम डिस्टेंस पर यहाँ पर होगा। तो ये पैटर्न क्या है, ये रेगुलर और रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर उसके अवयवी कणों का जो एक रेगुलर और रिपीटिंग पैटर्न होता है उसी को हम कहते हैं जालक। चलिए अब और भी यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो जब क्रिस्टल के अवयवी कणों को हम एक त्रिविमीय व्यवस्था का आरेखन तथा उसके प्रत्येक कणों को बिंदु के द्वारा जब चित्रण कर देते हैं तो वो एक क्रिस्टल जालक उसे कहा जाता है। चलिए इसकी डायग्राम को देखते हैं। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आप देखते हैं तो ये जो सभी कण हैं, इसके पार्टिकल्स हैं, अब वो चाहे आयन हो, अणु हो या कुछ भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये सब एक निश्चित रिपीटिंग पैटर्न के अंदर है, और यहाँ पर इन सब का हमने क्या किया है, बिंदुओं को एक डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया है, एक चित्र के रूप में से बदल दिया गया है। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका आरेखन करना है ना, अब ये उसी जालक की संरचना का ही स्वरूप हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं क्रिस्टल जालक। तो आप डेफिनेशन दे सकते हैं इसकी कि क्रिस्टली ठोस का जो मुख्य अभिलक्षण होता है या क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, तो क्रिस्टल जालक का मतलब होता है उसके अवयवी कणों का एक नियमित और रेगुलर पुनरावृत्त पैटर्न है। और जब हम उसका एक त्रिविमीय डायग्राम बना देते हैं, उसका आरेखन कर देते हैं और प्रत्येक बिंदु का चित्रण कर देते हैं, तो वो क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लैटिस भी इसे कहा जाता है। अब बात करते हैं इसी के अंदर, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक रेड डायग्राम इसके अंदर छोटा सा दिख रहा है। अब ये जो यहाँ पर इतना जो डायग्राम है, तो ये जो हिस्सा है, अब इसके अंदर ऐसे घन के जैसी आकृति के, जैसे कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको अलग निकाल के दिखाता हूँ। तो जैसे यहाँ पर देखिए ये इतना पार्ट मैंने इसके अंदर से अलग कर दिया। अब ये जो पार्ट है, अब यहाँ पर भी बिंदु उसके रहेंगे जालक बिंदु, और इन जालक बिंदु, जालक स्थल जो कि यहाँ पर मौजूद है। अब ये जो हिस्सा है, इस पूरे को तो हम नाम दे देते हैं जालक, क्रिस्टली जालक या क्रिस्टल जालक। अब क्रिस्टल जालक से मैंने क्या किया, इसके अंदर ऐसे बहुत सारे पार्ट आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसके इस साइड में दूसरा पार्ट लगा हुआ है, उसके उस साइड में दूसरा पार्ट लगा हुआ है। तो मैंने एक पार्ट को यहाँ पर अलग निकाल लिया और इस पार्ट को हम कह देते हैं इकाई सेल, है ना, सॉरी, इसे हम कहेंगे इकाई सेल। अब देखिए सेल यहाँ पर से हम कहेंगे तो ये एक छोटा सा कोष्ठ है, एक छोटी सी कोशिका है, एक छोटा सा स्पेस है। तो इसे हम इकाई सेल या फिर यूनिट सेल भी इसे कह दिया जाता है ना।
तो ये यूनिट सेल या इकाई सेल, या फिर इसकी आकृति को हम देखते हैं तो इसकी आकृति किस प्रकार की है, तो इसकी आकृति जो है वो एक क्यूब के आकार की है ना। और क्यूब के आकार के कारण से इसे घनी सेल भी बोल दिया जाता है। अब घनी का मतलब है जिसका स्ट्रक्चर जो है वो घन के जैसा है। तो मैथ्स के अंदर हमने देखा है घन जो होता है, क्यूब जो होता है, हमने पढ़ा है। तो कभी कभी इसे क्यूबिक सेल बोल देते हैं, कभी इसे यूनिट सेल बोल देते हैं, कभी इसे इकाई सेल बोल देते हैं, कभी इसे कोष्ठिका बोल देते हैं। तो यहाँ पर सेल का जो मतलब होगा वो हमें समझना है कि एक कोष्ठिका से है, एक छोटे से इकाई से है, और ऐसी इकाइयां उस जालक के अंदर बहुत सारी आपस में कनेक्ट होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर ऐसी कितने यूनिट सेल आपस में जुड़े हुए हैं। तो जैसे एक ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा है ना, और इसी प्रकार से 4 इधर हैं और 4 ही इधर हैं। तो ऐसे कई उसके अंदर इकाई सेल जो हैं वो हो सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा यहाँ पर इकाई सेल। अब इकाई सेल को वहाँ पर अभी हमने डायग्राम के अंदर आपने देख ही लिया है कि इस जो हिस्सा होता है इसी को हम कहते हैं यूनिट सेल या इकाई सेल। तो आगे इस इकाई सेल की हम बात जो करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं डेफिनेशन इसकी क्या दे सकते हैं। तो जालक इकाई सेल जो यूनिट सेल होता है जिसे हम एकक सेल भी बोल देते हैं। अब ये जो एकक सेल होता है ये जालक का वो भाग होता है, जालक का सबसे लघुत्तम भाग होता है, या लघुत्तम क्या बोले, ऐसे बहुत सारे भाग उसके अंदर होते हैं। तो ये एक लघुत्तम भाग है और जिसे हम एक इकाई के रूप में कह सकते हैं, इकाई सेल कहा जाता है। और जब इकाई जो सेल होता है उसको विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत्त किया जाता है तो पूर्ण जालक की उत्पत्ति होती है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो जैसे हमने देखा कि जो हमारा इकाई सेल है उसका आकार जो है वो एक क्यूब के जैसा है, घन के जैसा उसका आकार होता है। अब यहाँ पर एक जो बात है उसको आपको समझना है कि जब हम उसकी इकाई सेल को विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत्त करें, मतलब और आगे बढ़ाते हैं, उसको रिपीट करते हैं, तो फिर क्या होता है, तो फिर उस स्थिति में वहां पर धीरे धीरे जो क्रिस्टल जालक होता है वो निर्मित होना शुरू कर देता है। तो ऐसे आप इसको ऊपर, दाएं, बाएं, आगे, पीछे किसी भी साइड में पुनरावृत्त करोगे तो उससे क्या होगा कि उससे एक बड़ा क्रिस्टल जो होगा उसका स्वरूप जो होगा वो निकल करके सामने आ जाता है। तो उसी छोटे से हिस्से को हम बोल देते हैं इकाई सेल। चलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इकाई सेल है, या ये सेम उसी प्रकार का इकाई सेल है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर 3 विमाएं हैं। अब इसकी 3 विमाओं को यहाँ पर नाम भी दे दिया है। जैसे एक विमा है ये बी है, और एक विमा ये है ए, और एक विमा है ये सी। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर इसमें कुछ कोण देख पा रहे हैं, अल्फा, बीटा और यहाँ पर गामा। तो जो तीनों विमाएं हैं उन तीनों विमाओं के साथ साथ वहां पर 3 कोण भी बन रहे हैं। तो अब जो हमारा यूनिट सेल होता है इसकी क्या विशेषता होती है, क्या इसके लक्षण होते हैं, तो इसके लक्षणों पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला लक्षण है, यहाँ पर इकाई जो सेल होता है जिसे हम यूनिट सेल कह देते हैं, क्यूबिक सेल कह देते हैं, तो इसमें 3 किनारों के आयाम को प्राय हम ABC के द्वारा हम दर्शाते हैं इसको। अब ये जो तीनों आयाम है इसके डायमेंशंस जो हैं ये एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो भी सकते हैं अथवा नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि यूनिट सेल जरूरी नहीं कि इसी आकार का होता है। इसकी संरचना कुछ एक दूसरे पर लंबवत होंगे तो ऐसी होगी, और लंबवत नहीं होंगे तो थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो जरूरी नहीं कि ये एक दूसरे पर लंबवत हो भी सकते हैं अथवा नहीं भी हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने 3 किनारों के जो तीनों आयाम हैं उनको समझ लिया। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। इकाई सेल के जो किनारे होते हैं उनके जो तीनों आयाम हैं।
और इन तीनों आयाम के बीच में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कोण बन रहा है अल्फा, यहाँ पर कोण बन रहा है बीटा, यहाँ पर कोण बन रहा है गामा। तो इस प्रकार से अल्फा, बीटा और गामा जो कोण है इनके मध्य में इनको दर्शाया गया है। अब जैसे अल्फा कोण है तो वो कौन कौन से उसकी साइड जो कोण है किन किन के बीच में बन रहा है, तो बी और सी के बीच में बन रहा है। इसी के साथ में बीटा कोण जो है वो किन के बीच में बन रहा है, तो ये ए और सी के बीच में है। और गामा को आप देख पा रहे हैं तो ये ए और बी के मध्य में मौजूद है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसके 3 आयाम हैं, तीनों आयाम को हमने नाम दे दिया एबीसी। 3 कोण बन रहे हैं जिन्हें अल्फा, बीटा और गामा नाम दे दिया। तो इस प्रकार से एक जो यूनिट सेल होता है इसके पैरामीटर्स हो जाते हैं 6। तो इस तरह इकाई जो सेल होता है ये 6 मानक पैरामीटर जिन्हें हम कह सकते हैं इनके द्वारा ये अभिलक्षित होता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि 3 कोर हैं उसकी और 3 उसके कोण हैं। तो ये यूनिट सेल के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा इकाई सेल या यूनिट सेल जो होता है, जैसे हम कहते हैं इसके प्रकार कितने होते हैं। तो इसके प्रकारों को देखते हैं और एक एक प्रकार को फिर हम विस्तार से भी देखेंगे। देखिए पहले यहाँ पर बात करते हैं जो यूनिट सेल होता है जिसे हम जालक के इकाई सेल भी कहते हैं, उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। अब कौन कौन से 2 भाग में हम इसको बांटेंगे, तो सबसे पहले आपको ये वर्गीकरण जिस प्रकार से आप भाग में बांटते हैं ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे आपको बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो निकल करके इसमें से आते हैं। देखिए पहला प्रकार यहाँ पर हमने देखा जिसे हम सरल इकाई सेल कह देते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर जैसे कुछ बुक के अंदर इसको लिखा जाता है आध एकक कोष्ठिका, तो मैंने वो भी लिख दिया। हो सकता है आपके पास कोई ऐसी पुस्तक हो जिसमें ये लिखा हो और हो सकता है ऐसी पुस्तक हो जिसमें ये लिखा हो। मैंने दोनों को यहाँ पर लेने की कोशिश की है, देखिए ताकि किसी भी प्रकार से आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन की स्थिति पैदा ना हो। तो देखिए जो पहला प्रकार हमने देखा सरल इकाई सेल, इसी को हम आदि एकक कोष्ठिका भी कह देते हैं और इसको हम सिंपल और प्राइमिटिव यूनिट सेल्स भी कह देते हैं। तो इसे सिंपल क्यूबिक सेल भी कह दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, और आदि एकक या फिर इकाई सेल। अगले पॉइंट की बात करते हैं। इसका दूसरा प्रकार जो होता है वो होता है केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब देखिए ये सरल थी और यहाँ पर दूसरी जो होगी उसे कुछ इस नाम से भी बोल दिया जाता है असरल इकाई सेल। तो वो सरल थी तो ये असरल हो गई, और इसे ज्यादातर इस नाम से जाना जाता है केंद्रित एकक कोष्ठिका, है ना। ये एक सेंटर्ड यूनिट सेल भी इसे कहा जाता है। अब देखिए जो सरल इकाई सेल है वो तो सरल ही है, सिंपल ही है, परंतु जो दूसरा हमारा प्रकार है केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसके और 3 प्रकार हो जाते हैं। तो केंद्रित एकक कोष्ठिका जो होती है जिसे हम सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं, इसके 3 प्रकार होते हैं। अब इसके 3 प्रकारों को हम देखते हैं। तो पहला प्रकार इसका हो जाता है वो है फलक केंद्रित एकक सेल या कोष्ठिका, जिसे हम फलक केंद्रित घनी सेल भी कह देते हैं, और इसे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहा जाता है, और संक्षेप में इसे FCC भी कहा जाता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जब एग्जाम में आपके लिए ऑब्जेक्ट आता है तो वहां पर वो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका ना लिख करके सीधा ऐसा लिख देता है FCC के अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो आपको समझना है फलक जो फेस सेंटर्ड और इस सी का मतलब हो जाता है क्यूबिक सेल, जिसे हम घनी सेल भी कहते हैं। तो फलक केंद्रित यूनिट सेल या फिर FCC, है ना, दोनों में से किसी भी नाम से आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगला प्रकार जो हम देखते हैं इसका वो है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, जिसे हम काय केंद्रित भी कहते हैं। तो ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होती है या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल भी कह देते हैं, दोनों में से कोई भी नाम आप ध्यान रख सकते हैं। और इसका जो संक्षेप नाम है वो आ जाता है BCC, है ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो इस नाम से भी ये जानी जाती है, तो इसे हम BCC के नाम से भी जानते हैं, और अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। इसका तीसरा प्रकार होता है
अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, जिसे हम एंड सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहते हैं। अब देखिए एंड सेंटर्ड है तो इसके लिए आप जो एक सिंपल सा संक्षेप बना सकते हैं ECC, है ना, ये आप इसी नाम के बेस पर बना देते हैं। जैसे एंड से ई ले लिया, सी से सी ले लिया, और यूनिट सेल जो है इसको हम क्यूबिक सेल भी कहते हैं, तो यहाँ पर सी लगा दिया। ऐसे ही BCC बना दिया और ऐसे ही FCC बना दिया। अब देखिए ये जो तीनों प्रकार जो हमने देखे हैं, ये तीनों प्रकार जो है ये हो जाते हैं केंद्रित के। तो सरल इकाई सेल तो एक ही प्रकार का, जो दूसरा प्रकार है हमारा इकाई सेल का, उसके फिर 3 प्रकार हैं। चलिए अब इन एक एक को बारे बारे से विस्तार से हम समझते हैं। देखिए पहला प्रकार जो हमने देखा था, जिसे हम सरल इकाई सेल या आध एकक कोशिका कहते हैं, सिंपल और प्राइमिटिव यूनिट सेल, इसके बारे में समझते हैं। देखिए इस प्रकार के जो सरल इकाई सेल होते हैं, इन्हीं के अंदर जो अवयवी कण होते हैं। अब देखिए अवयवी कण जिन्हें हम पार्टिकल्स भी कहते हैं, और वो पार्टिकल्स जालक बिंदु भी हम देख चुके हैं, जहां वो पॉइंट होते हैं उन्हीं को हम जालक बिंदु कहते हैं, और वहीं पर कण, आयन, अणु कुछ भी होते हैं। तो इस प्रकार का जो सेल होता है ना, उसमें सिर्फ कोने पर ही ये मौजूद होंगे। तो इस प्रकार के सेल को हम सरल इकाई सेल या आध एकक कोशिका कहते हैं। चलिए डायग्राम से समझते हैं। देखिए ये यहाँ पर हमारे लिए एक सिंपल सेल है ना, जिसे हम SCC नाम दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप इसको देख पा रहे हैं, तो इस यूनिट सेल के अंदर जो परमाणु हैं, अब ये परमाणु मान ले, अणु मान ले, या आयन मान ले, या इन्हें पार्टिकल्स बोल सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं, कण कह दें। और कण बोलते हैं तो आप तीनों चीजें उसके अंदर शामिल हो जाती है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सब कहाँ पर मौजूद है, सिर्फ कोने पर। तो जब कोने पर ही मौजूद हो, उसके अतिरिक्त आप ना फलक पर देख रहे हैं, ना बीच में देख रहे हैं, कहीं पर भी नहीं देख रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक सिंपल जो सरल इकाई सेल होता है वो हो जाता है। तो इसकी जो परिभाषा होगी, इसको हम कह सकते हैं सरल इकाई सेल वो सेल होता है जिसमें अवयवी कण सिर्फ कहाँ पर होते हैं, कोने पर। तो जब कोने पर होंगे तो उसे हम बोल देंगे सिंपल यूनिट सेल। चलिए आगे हम बात करते हैं। ये दूसरा डायग्राम है इसका। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ये कोना है, तो यहाँ इस कोने पर ये एक परमाणु है। अब ये कटा हुआ क्यों है, क्योंकि जैसे ही जो अगली यहाँ पर यूनिट सेल होगी, तो उसके अंदर भी इसका कुछ हिस्सा आएगा, फिर इसके ऊपर भी आएगा, फिर इसके इधर भी आएगा। इस प्रकार से जितनी यूनिट सेल होती है वो सब इधर जुड़ती है। तो कोने पर का परमाणु जो है वो इस वजह से यहाँ पर आपको बहुत कटा हुआ दिख रहा है, क्योंकि यूनिट सेल जो होते हैं वो दूसरे यूनिट सेल से जुड़ी होती है, और फिर दूसरी तीसरी से जुड़ी होती है, इनके ऊपर जुड़ी होती है। तो इस प्रकार से ही जालक की संरचना निर्मित होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो डायग्राम है, इसमें जो कोने दिख रहे हैं, जैसे ये कोना है, दूसरा ये कोना है, फिर तीसरा ये है, चौथा ये है, और एक ये पीछे का हिस्सा दिख रहा है, और एक ये है ना, और एक ये लास्ट में इधर है। तो इस प्रकार से ये जो सब कोने हैं, इन कोनों पर ये परमाणु जो होते हैं ये उपस्थित होते हैं। चलिए अगले सेल की बात करते हैं। जो हमने दूसरा सेल देखा है, जो केंद्रित एकक होता है या केंद्रित एकक सेल होता है, जिसे हम सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहते हैं। अब ये तो हमने 3 प्रकार इसके देखे हैं कि 3 प्रकार का ये होता है। तो इस प्रकार का जो सेल होता है, इसके अंदर क्या होता है कि अवयवी कण जो होते हैं ना, वो कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित होंगे। देखिए आपने सिंपल वाले को याद रख लिया कि उसमें अवयवी कण कहाँ पर होते हैं, कोने पर। अब कोने को छोड़ करके यदि कहीं पर भी आपको नजर आते हैं किसी भी डायग्राम में, किसी भी सेल में, तो फिर वो सिंपल वाला, सरल वाला नहीं है, वो असरल है ना। अब असरल होता तो वो क्यों, असरल किसको कहते हैं, केंद्रित वाले को। अब कोनों के अतिरिक्त तो और कहाँ कहाँ हो सकते हैं, तो इसके हमने देखे कि 3 प्रकार इसके होते हैं। उन तीनों प्रकारों में हम इसको समझते हैं। देखिए पहला प्रकार हमने देखा था FCC, जिसे हम फलक केंद्रित यूनिट सेल कहते हैं। अब फलक केंद्रित में क्या होता है, तो इस प्रकार का जो सेल होता है ना, उसके अंदर अवयवी कण जो होते हैं वो कोनों के अतिरिक्त, अब देखा सिंपल वाले में तो कोने पर थे ही थे,
पर कोनों के अतिरिक्त अवयवी कण जो होते हैं ना, प्रत्येक फलक पर के केंद्र पर भी होता है। अब आपने देखा फलक कितने होते हैं, एक क्यूब के अंदर फलक कितने होते हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके फलक को देखते हैं, जैसे यहाँ पर। अब इसके लिए एक और चित्र थोड़ा सा देख लीजिए आप, फिर मैं इधर चित्र एक और बनाता हूँ। देखिए यहाँ पर हम एक क्यूब की यदि बात करते हैं तो क्यूब के अंदर जो होती है 6 फलकें होती है। अब ये डायग्राम थोड़ा सा गलत बन गया है ना, थोड़ा सा चलिए आप समझ पाएंगे। जैसे ये, तो अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें 6 फलकें हैं। अब कोने पर तो हमने देखा था कि कोने पर तो जो परमाणु होते हैं वो होते हैं, और वो होते हैं सिंपल के अंदर, सरल के अंदर। अब इसमें क्या होगा कि जो फलक हैं, 6 फलकें हैं, है ना, इन 6 फलकों पर भी परमाणु जो होता है वो मौजूद होता है। अब देखिए यहाँ इस डायग्राम के अंदर देखेंगे तो आप थोड़ा समझने में आपको दिक्कत हो सकती है कि फलकों पर किस प्रकार से होता है। तो आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं जैसे कि ये जो बीच का हिस्सा है ये फलक पर ही मौजूद है। ये कोने के हो गए और ये फलक पर है, ये दूसरा फलक पर है, ये तीसरा फलक पर है। अब इस वाले के पीछे आप जाएंगे तो फिर वहां पर भी ऐसे होगा, इस वाले के पीछे आप जाएंगे तो भी होगा, और इस वाले के नीचे आप देखेंगे तो भी ऐसे होंगे। तो ऐसी 3 फलकें यहाँ पर हमें, जैसे कि इसके अंदर ये दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये इधर का दिख रहा है। बाकी अन्य 3 फलकें जो पीछे के साइड में है, नीचे के साइड में, वो हमें इस डायग्राम में नहीं दिख रही हैं। तो ऐसी जो एफसीसी होता है उसमें फलकों के मध्य भी अवयवी कण जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, और कोने पर भी होंगे। तो कोनों पर प्लस फलकों पर, फैज से आप समझ जाइएगा, फलक से समझ जाइएगा कि जिसका नाम ही फलक केंद्रित है, तो फलक के केंद्र मतलब फलक के बीच में भी पर जो कण है वो मौजूद है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम अंतः केंद्रित एकक शेल। अब अंतः केंद्रित के अंदर क्या होगा, फलक वाले में तो फलक पर था, अब अंतः केंद्रित मतलब कि अंतः का मतलब था अंदर, भीतर, केंद्र में। तो आप प्रश्न को देखते हैं, उसके नाम को समझते हैं तो आपको उसकी डेफिनेशन ही निकल के आ जाती है, अंतः केंद्रित कोष्ठिका सेल। तो इस प्रकार का जो सेल होगा, इकाई सेल, उसके अंदर क्या होगा कि अवयवी कण कोने पर तो होंगे पर कोनों के अतिरिक्त तो उसके अंतः मतलब भीतर के केंद्र में भी मौजूद होता है। अब कैसे मौजूद होता है, देखिए यहाँ पर आप इस यूनिट सेल के अंदर देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर कोने पर जो परमाणु हैं, पार्टिकल्स हैं, कण हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। अब जिन पर मैंने घेरा लगाया है ये सब कोने के हैं, और इन कोनों के अतिरिक्त तो आप एक और देख पा रहे हैं यहाँ पर बीच में, है ना। तो ये बिल्कुल क्या है, इस क्यूब के बिल्कुल भीतर बैठा हुआ है, इसके बिल्कुल अंदर बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से जब होगा कोई यूनिट सेल जो बिल्कुल बीच में बैठा है, अब कोने पर भी है और साथ साथ उसके भीतर, उसके अंतः केंद्र में भी है, तो ऐसे सेल को हम कह देते हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका सेल, है ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अब ये बीसीसी नाम से दे देते हैं ये। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब इसका जो दूसरा डायग्राम है उसे देख सकते हैं आप। यहाँ पर जैसे ये कोने पर है मौजूद, और इन सब के बीच में आपको एक पूरा गोल भीतर भी दिख रहा है, जैसे कि ये वाला, है ना। अब ये क्या है कि बीच में अंदर है, तो निश्चित ही हमें पूर्ण रूप से दिखाई देगा, क्योंकि ये कहीं पर भी हिस्सेदारी नहीं दिखाता दूसरी यूनिट सेल के साथ में, तो इसका पूरा हिस्सा ही अंदर सेफ होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका, जिसे हम एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इस प्रकार का जो इकाई सेल होता है ना, उसमें अवयवी कण कोनों में उपस्थिति के साथ साथ किसी एक समांतर फलकों
के मध्य में भी होगा। तो देखिए हमने देखा फलक केंद्रित वाले में क्या था, फलकों पर था। फिर हमने देखा भीतर वाला, केंद्र वाला, उसमें केंद्र में था। अब ये जो तीसरा टाइप है ना, इसमें क्या है, कोनों पर है और कोई भी दो फलकों पर फलके होना चाहिए समांतर। चलिए डायग्राम को देखिएगा और उससे आप समझ पाएंगे इसको। जैसे ये अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इस यूनिट सेल के ये जो कोने हैं इन पर तो परमाणु कण जो है वो मौजूद ही हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर इस फलक पर आप देख पा रहे हैं ये बीच में इस फलक, और इसी फलक के जस्ट सामने इसी के जो समांतर फलक है दूसरी नीचे के साइड, वहां पर भी कण मौजूद है ना। अब ये कण वहां पर भी मौजूद है। तो इसमें कोनों के साथ साथ कोई भी समांतर फलकें होंगी और उनके मध्य में भी उपस्थित रहते हैं। अब इसको आप ध्यान रखिएगा, इसे हम अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो ये थे हमारी जो यूनिट सेल थे उनके प्रकार, है ना। ये आज के हमारे इस यूनिट सेल और क्रिस्टल जालक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, और उम्मीद करते हैं कि आप इनको समझ पाए होंगे। और यदि आपको कोई समस्या, कोई परेशानी इसमें लगी है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और उनका सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको जो चैप्टर है वो पसंद आया होगा, और आपने इतनी देर हमें सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं जल्द ही एक और नए अगले पार्ट के साथ।